जय हिंद। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कूलॉम्स लॉ जो है पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम जो है 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जो इस वीडियो को देखने से पहले सारे बच्चे जो है उस 3 वीडियो को जब देखेंगे, सीरियल वाइज वीडियो को जब देखेंगे, तो ये वीडियो जो है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो जो मैंने बताया है वो आप लोग करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सबसे पहले हम ये समझेंगे कूलॉम्स लॉ जो होता है वो क्या होता है और किसके लिए अप्लाई होता है, इसकी सीमाएं क्या होती हैं, ये सारी चीजें इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि कूलॉम्स लॉ क्या है। लिखा हुआ है इस नियम के अनुसार। इसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पहले से लिख लिया है ताकि आप लोगों का समय जो है वो कम खराब हो। ठीक है, और हम यहाँ समझा रहे हैं। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। डेफिनेशन ये लिखी हुई है। अभी आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, और आना भी नहीं चाहिए क्योंकि अभी मैंने इसको समझाया नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा, हम इसको बताते हैं। कूलाम्स वैज्ञानिक थे एक, जो फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम कूलाम था। ठीक है, कूलाम। कूलाम भाई साहब ने सन 1785 ईस्वी में, कितने में? 1785 में, 1785 मतलब 1785 ईस्वी में दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच एक नियम प्रतिपादित किया था। उस नियम को बोला गया कूलाम्स लॉ। क्या बताया गया? कूलाम्स लॉ। वो जो कूलाम्स लॉ है वो किसके बीच दिया गया? अगर आपसे पूछा जाए कि कूलाम्स लॉ जो है वो किसके लिए दिया गया, तो दो स्थिर बिंदु आवेश। यहाँ पे ध्यान से देखिए, दो स्थिर बिंदु आवेश। यहाँ पे एक शब्द आया है स्थिर बिंदु आवेश। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि बिंदु आवेश होता क्या है। ठीक है, बिंदु आवेश होता क्या है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे डेफिनेशन में आए हुए हर एक शब्द जो आपको समझ में नहीं आने वाला है, मैं ऑलरेडी उसको अलग से समझाऊंगा। बस आप लोगों को क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, जब पूछा जाए कूलाम्स लॉ कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। अगर याद नहीं रहता है कि कूलाम जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे, तो आप ये याद रखिए कि ऐसा देश जहाँ पे मच्छर नहीं पाए जाते हैं उस देश का नाम फ्रांस है। फ्रांस किसका नाम है? फ्रांस एक ऐसे देश का नाम है जहाँ पे मच्छर नहीं पाए जाते हैं। जहाँ पे मच्छर नहीं पाए जाते हैं उसका नाम फ्रांस है ना, उसका नाम क्या है? फ्रांस है। जहाँ पे मच्छर नहीं पाए जाते उसका नाम फ्रांस है। वहां पे रहते थे कूलाम। उन्होंने दो स्थिर बिंदु आवेश, फिर से बता रहा हूँ कि दो स्थिर बिंदु आवेश। अभी मैं बताऊंगा कि दो स्थिर बिंदु मतलब बिंदु आवेश क्या होते हैं, इसको मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा। बट आप लोगों को थोड़ी देर के लिए याद रखना है कि दो स्थिर बिंदु आवेश क्या होते हैं। स्थिर बिंदु आवेश जो होते हैं, क्या करना है? दो स्थिर बिंदु आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच में एक बल, एक नियम प्रतिपादित किया, एक संबंध बताया था। उस संबंध को बोला गया कूलाम्स लॉ। तो उन्होंने एक परिभाषा भी बताई कि इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतनी चीज क्लियर हो गई। इसके बाद यहाँ देखिएगा, दो यदि दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 हो, जैसा कि ऊपर डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे देखिएगा, आवेश Q1 ये रहा, दूसरा आवेश Q2 ये रहा, इनके बीच की जो दूरी है वो स्मॉल r। ठीक है, तो लिखा हुआ है दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 हो एवं उनके बीच की दूरी स्मॉल r हो, तो स्थिर वैद्युत बल जो होगा वो क्या कहलाएगा? F अनुक्रमानुपाती Q1 अपान Q1 Q2 बटे r स्क्वायर इम्प्लाइज दैट F इक्वल टू K Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। ठीक है, इसका जो यूनिट होती है, इसकी जो मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसके बाद मैं इसकी डेफिनेशन को इसी वीडियो में कैसे याद करना है आप लोगों को मैं अभी याद करवाता हूँ। 100% कहता हूँ, इसी वीडियो में ये डेफिनेशन याद होने वाली है। बस इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब मैं इसको मिटा दूंगा, फिर इस चीज से समझाता हूँ इस नियम को कैसे याद रखना है। इसके बाद मैं यहाँ से समझूंगा। देखिए, नीचे एक फॉर्मूला लिखा हुआ था कि एफ इक्वल टू, एफ अनुक्रमानुपाती Q1 Q2। ठीक है, और एफ जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r² के। समीकरण इसको आप एक लिख सकते हो, इसको समीकरण दो लिख सकते हो। इन दोनों को मिलाने पर एक फॉर्मूला बनेगा, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बटे में r²। किन्हीं दो आवेशों के बीच, Q1 और Q2 क्या है? कोई दो स्थिर बिंदु आवेश है, तो किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के, उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के, इसके बीच में कौन सा निशान है? गुणनफल का, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ये रहा अनुक्रमानुपाती का निशान, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी क्या है? r, तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से समझाते हैं, समझ में आएगा, हम आपको समझा के ही मानेंगे। ठीक है, यहाँ समझिएगा। कूलाम्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो है एग्जाम में पूछा जरूर जाता है कि कूलाम्स का नियम किसे कहते हैं, फार्मूला सहित लिखिए। ठीक है, यहाँ देखिएगा, या स्थिर वैद्युत बल किसे कहते हैं, इसको स्थिर वैद्युत बल के नाम से भी जाना जाता है। स्थिर वैद्युत बल किसे कहते हैं, या
वैद्युत बल किसे कहते हैं, ये दोनों 3 नाम से जाना जाता है। कूलाम्स नियम पूछा जाता है, कूलाम का नियम लिखिए, या फिर स्थिर वैद्युत बल किसे कहते हैं ये लिखिए, या फिर पूछा जाएगा वैद्युत बल किसे कहते हैं ये लिखिए। ठीक है, तो आपको बस यही वाला लिखना है, घूमना फिरना नहीं है, इधर उधर टहलने की कोई जरूरत नहीं, मतलब आप अपने दिमाग को इधर उधर मत लगाइएगा, बस यही वाला चीज जो है यहाँ समझा रहे हैं वो लिखना है। परिभाषा फिर से समझिएगा, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश, ये और ये स्थिर बिंदु आवेश हो गए, कोई दो की बात कर रहा हूँ तो पहला ये दूसरा ये, तो किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश, कोई दो स्थिर बिंदु आवेश, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के, उन दोनों आवेशों के परिमाणों, उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी क्या है r, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। याद हुआ कि नहीं? अब जब ये वाला साइन हटेगा, इन दोनों को मिक्स करोगे, मिलाओगे, जब मिलाओगे तो आप इसको ऐसे लिखोगे, F इज इक्वल टू अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। इसको जब हटाओगे तो क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू कैपिटल के Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। ये आपका आ गया स्थिर वैद्युत बल का फार्मूला, जिसका मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। जो बल का मात्रक होता है SI, ये कौन सा मात्रक है? SI मात्रक है। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, मैंने 2 बार डेफिनेशन को खूब अच्छे से समझाया है। वीडियो को पॉज करके आप अपने दिमाग में जब उसको फीड करोगे तो डेफिनेशन आपको कंप्लीटेड याद हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझेंगे, यहाँ पे जो नोटेशंस आए हैं, भौतिक जो साइन आए हैं, मतलब ये जो चिन्ह आए हैं, Q1 क्या है, Q2 क्या है, F क्या है, K क्या है, ये सारी चीजें अब हम समझने वाले हैं यहाँ पे। तो इस फार्मूले को लेकर के अब आगे हम देखेंगे। देखिए, एफ स्थिर वैद्युत बल का जो फार्मूला है, जब भी आपसे पूछा जाए कि स्थिर वैद्युत बल का फार्मूला बताओ तो क्या बताओगे? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। क्या बताओगे? के Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। जहां लिखोगे, जहां कैपिटल के बराबर क्या है? अनुक्रमानुपाती नियतांक। क्या है? अनुक्रमानुपाती नियतांक, नियतांक, अनुक्रमानुपातीय नियतांक है। कौन सा नियतांक है? अनुक्रमानुपातीय नियतांक है। इस के को क्या बोलोगे? इस के को आप बोलोगे अनुक्रमानुपातीय नियतांक, या फिर इसका दूसरा नाम है, क्या है? इसका दूसरा नाम बोल सकते हो, जिसे आगे कहोगे, जिसे जिसे स्थिर स्थिर वैद्युत जिसे स्थिर वैद्युत बल नियतांक कहते हैं। नियतांक कहते हैं, क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत बल नियतांक भी इसको कहा जाता है। मेरे भाई साहब, समझ में आया कि नहीं? मतलब के को क्या बोलोगे? यहाँ पे जो के प्रेजेंट हुआ है, इस के को बोला जाएगा अनुक्रमानुपातीय नियतांक, या जिसे स्थिर वैद्युत बल नियतांक भी कहते हैं। ठीक है, इसका अगर आंकिक मान देखा जाए, मतलब मैथमेटिकल, तो इसका एक मान होता है के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको अलग से बताऊंगा, अभी इसको पढ़ते क्या है, इसका मान क्या होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है। कितना होता है? 9 गुणे 10 की पावर 9। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, अगर इस फार्मूले को कंप्लीटेड ओपन करके लिखोगे तो ये आएगा, के की जगह पे लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 और फिर Q2 बटे में R का स्क्वायर। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं? अगर आपसे कहा जाए कि इतने चीज का मात्रक बताइए, अब मैं इसको यहाँ समझा देता हूँ। ठीक है, और जिस बच्चे को नोट करना है वो नोट भी कर सकता है। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। ठीक है, R का स्क्वायर। अगर हमको इतनी चीज निकालना है, ये वाली चीज हमको फाइंड करना है, तो ये सारी चीजें इधर लाना पड़ेगा। तो F हो जाएगा इंटू R स्क्वायर, ये चीज बटे में है, R स्क्वायर किसमें है? बटे में है। जब R स्क्वायर बटे में है तो ये इधर जाएगा गुणे में, तो F के गुणे में आ जाएगा, और Q1 और Q2 कहाँ पे आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। क्योंकि जो चीज गुणे में होती है, जब भी बराबर के उधर आएगी, जब भी बराबर के उधर आएगी तो बटे में आएगी, और जो चीज बटे में होती है जब बराबर के इस साइड में जाएगी तो वो काय में जाएगी? तो वो गुणे में जाएगी। इधर कौन बचा हमारा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये भाई साहब यहाँ बैठे हुए थे, ये अभी भी यहीं पर रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इनको इस जगह से कहीं भी हिलाना मिलाना नहीं है, तो इनको ऐसे ही रखना है। केवल और केवल ये वाले जाएंगे, R स्क्वायर बटे में है तो गुणे में जाएगा F के, तो F इंटू R स्क्वायर हो जाएगा। Q1 और Q2 गुणे में है, जब बराबर के इस साइड में जाएंगे, बराबर का साइन है, बराबर के इस साइड में जाएंगे तो वो बटे में हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका अगर मात्रक लिखा जाए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है, तो हो जाएगा F। F क्या है? बल है। अभी बताए थे कि बल का जो SI मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, तो बल का SI मात्रक न्यूटन है। अब न्यूटन को हिंदी में ना लिख करके तो नोटेशन में लिख सकते हो कैपिटल M। ठीक है, इंटू R क्या है? दूरी है, और दूरी को किससे? दूरी का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। अब मीटर हिंदी में ना लिखना हो तो आप नोटेशन में M बना के ऊपर स्क्वायर लिख सकते हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आगे नीचे देखिएगा, नीचे क्या है? Q1 क्या है? आवेश है। अभी बताए थे आवेश का SI मात्रक जो है, आवेश का, इससे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं। आप वीडियो जाकर देखिए, उस वीडियो में देखेंगे तो आप लोगों को सब कुछ वहाँ पे आवेश का मात्रक जितने भी होते हैं सब बताए गए हैं, कि आवेश के जितने भी मात्रक होते हैं सारे के सारे बताए हैं। इसलिए वीडियो को जाके अवश्य देखिएगा। ठीक है, हम हो सकता हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए Q1 और Q2 क्या है?
Q1 आवेश है, आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है, तो इसका मात्रक कूलाम, इसका भी मात्रक कूलाम। अब कूलाम को अगर हिंदी में आप नहीं लिखना चाहते हैं तो उसके लिए एक नोटेशन बनाया गया है, क्योंकि साइंटिस्टों को बार-बार हिंदी में लिखने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो हर एक जगह पे क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक नई टेक्निक अपनाई जाती है, तो उन्होंने शॉर्ट फार्मूला एक एबीसीडी वाला सी बना दिया, ठीक है। अब फिर यहाँ पे कर दिया सी का स्क्वायर, हो गया कूलाम का स्क्वायर, इसका मात्रक कूलाम, इसका मात्रक भी कूलाम, हो गया क्यू इंटू क्यू मतलब कूलाम का स्क्वायर, तो ये हो गया इसका मात्रक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक आएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होगा, क्या होगा? ये हो गया इसका मात्रक, ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, तो यहाँ लिख सकते हो इसकी जगह पे ये वाला न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अब आप सभी ये नहीं पूछना कि ये आया कहाँ से, ये मात्रक जो है वो कहाँ से आया, मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल से समझा दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको हम मिटा देंगे, ठीक है, ये चीज समझ गए ना, इसको हम मिटा देते हैं, आगे समझते हैं। चलिए देखिएगा, ये के का मान हो गया। अब आप के का जब मान समझ गए हैं, इतना समझने के बाद अब इसमें देखो एक नोटेशन आया है, ये चीज इसको क्या बोलते हैं, तो इसको मैं अलग से लिख देता हूँ, एप्सिलॉन, ऐसे बनाओगे ऐसे ई बनाया जाता है ऐसे, और फिर आप जीरो लगा दीजिए, ठीक है, ई बना करके फिर आप जीरो लगा दीजिए, ई भी बनाना है तो गोल वाला ऐसे, आपको ऐसे गोल गोल बना करके यहाँ पे सफिक्स में क्या लगा देना है, जीरो, जिसको नॉट बोला जाता है, आप इसको क्या बोल सकते हो, एप्सिलॉन बोलते हैं, एप्सिलॉन क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन, और फिर नॉट बोलो या फिर जीरो, नॉट या फिर जीरो, एप्सिलॉन जीरो कहोगे, क्या कहोगे, एप्सिलॉन जीरो, इसको आप एप्सिलॉन जीरो कहोगे, ठीक है, ये इसका नाम है। इसी को और भी क्या कहते हैं, इसी एप्सिलॉन जीरो को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, क्या कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता। जब भी आपसे स्कूल में या विद्यालय में या फिर पेपर में पूछा जाता है तो बच्चों से ये पूछा जाता है एप्सिलॉन जीरो को क्या कहते हैं, इसका नाम एप्सिलॉन जीरो है, एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन जीरो को क्या कहते हैं तो बताना पड़ेगा, निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता। अभी मैंने एक डायग्राम बनाया था, वो दोनों स्थिर बिंदु आवेश वायु अथवा निर्वात में रखे हुए थे, कहाँ रखे हुए थे, वायु अथवा निर्वात में, कहाँ पे रखे हुए थे, वायु अथवा निर्वात में, ठीक है। तो एप्सिलॉन जीरो, नॉट का मतलब होता है वैक्यूम, नॉट, वैक्यूम मतलब क्या होता है, जहाँ पे कुछ ना हो, खाली जगह हो, खाली जगह हो मतलब शून्य होगा, इसीलिए यहाँ पे नॉट लगा दिया जाता है, ठीक है। जहाँ पे हवा नहीं होती है उसको वैक्यूम कहा जाता है, मतलब वहाँ पे हवा नहीं है, तो खाली जगह है, खाली जगह है, इसलिए यहाँ पे जीरो लगाया जाता है, इसलिए इसके नीचे जीरो लटका दिया जाता है, ठीक है, एप्सिलॉन जीरो कहा जाता है, इसको नॉट बोल देते हैं, इसलिए इसको नाम एप्सिलॉन नॉट है, और इसको फिजिक्स की भाषा में निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, क्या कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, इतनी चीज समझ गए ना। अब इसका एक स्पेशल मान भी होता है, एप्सिलॉन जीरो का जो मान होता है वो 8.855 गुणे 10 की पावर -12 होता है, ठीक है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके इसका मान निकाला गया है, ऐसे ही नहीं निकाला गया, ये नियतांक अपने आप में ये फिक्स रहेगा, इतना ही रहेगा, ठीक है। 8.85, अगर पूछा जाता है कि निर्वात की वैद्युतशीलता का मान बता दीजिए, क्या पूछा जाए, निर्वात की वैद्युतशीलता का मान, तो आपको बताना होगा कि 8.855 गुणे 10 की पावर -12 होता है। अब इससे भी देखिएगा, अभी तक तो हम केवल इतने का मात्रक बताए थे, इतने का मात्रक ये होता है, अगर आपसे कोई पूछने लगे कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बताओ, तो अब इसको हम कहाँ पे सॉल्व करें, हाँ चलो देखते हैं, इधर बता देते हैं, यहाँ पे देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है वो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। अभी बताए थे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर इसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। अब हमको मात्रक केवल एप्सिलॉन नॉट का चाहिए ना, तो इस पूरे की गुणा हमको उधर करना पड़ेगा और इस चीज की गुणा इधर, तो जब हम इसकी गुणा करेंगे, इसकी इधर, तो इधर हो जाएगा सी का स्क्वायर, और ये सारी चीज इसके नीचे ले आओ, या फिर आप समझ लीजिए इसकी गुणा उधर कर लेते हैं, तो इधर कौन बचा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बचा, और ये सारी चीज उधर चली गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट उधर चला गया। हमको केवल एप्सिलॉन नॉट को रोक लेना है, बाकी 4 पाई तो एक नियतांक है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं, उसको आप हटा सकते हो क्योंकि वो नंबर है। फिर सी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर बराबर में बचेगा एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई को आप हटा दोगे क्योंकि वो अपने आप में एक नंबर है, 4 पाई क्या है, नियतांक है, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या आ गया, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। आप इसके लिए घबराइए मत, इसके बाद हम अभी बता देंगे कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है और उसकी विमा क्या है, ठीक है। तो ये आ गया एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, कूलम स्क्वायर, सी मतलब कूलम, और फिर नीचे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, तो एप्सिलॉन नॉट का भी आपको मात्रक और मान पता चल गया होगा, ठीक है। इतनी चीज समझ गए होंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम समझेंगे कि एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है वो क्या होती है, उसकी विमा क्या है। चलिए देखिए, उसको बताने से पहले हम एक चीज यहाँ पे समझाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों बिंदु आवेश जो है वो वायु अथवा निर्वात में रखे हैं तो स्थिर वैद्युत बल का मान बताइए। निर्वात में स्थिर वैद्युत बल, किसमें, निर्वात में स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल, निर्वात में स्थिर वैद्युत बल, तो बताओगे F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। अगर किसी माध्यम में बताया जाए, माध्यम में स्थिर वैद्युत बल का मान, किसी माध्यम में, यहाँ पे लिख देते हैं किसी माध्यम में, मतलब Q1 और Q2 के बीच में हवा की, पहले क्या थी, हवा, मान लिया Q1 ये है, Q2 ये है,
और एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। कितनी दूरी पर रखे हुए हैं? r दूरी पर। अगर Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं और किस में रखे हैं? हवा में, तो फार्मूला ये वाला लिखोगे, ठीक है। उसके लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान पता होता है। इस पूरे का मान 9/10 हो जाएगा। अगर इस वाले Q1 और इस Q2 के बीच में जल भर दिया जाए, मतलब इन दोनों को उठा के जल में रख दिया जाए, जा करके क्या करें, तालाब में डुबकी लगाइएगा, एक Q1 पकड़ लो, एक Q2 पकड़ लो, ठीक है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख दो। तो ठीक है, अब जब उसके बीच में कोई माध्यम आ जाएगा तो यहाँ पे फार्मूला चेंज हो जाएगा, या फिर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, जल हो सकता है, बीच में कागज हो सकता है, मतलब आप कागज पर Q1 और Q2 ले सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से अगर कोई माध्यम दिया हुआ है तो उस माध्यम का फिर परावैद्युतांक आएगा, तब उसका जो फार्मूला होगा, किसी माध्यम में स्थिर वैद्युत बल, क्या लोगे? स्थिर वैद्युत बल, ठीक है। अब क्या है, किसी माध्यम में स्थिर वैद्युत बल का जब मान लिखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हुँ, देखिएगा क्या होता रहते, अगर किसी माध्यम में स्थिर वैद्युत बल है, माध्यम में स्थिर वैद्युत बल का अगर मान पूछा जाए तो F का मान हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल K इनटू में आ जाएगा Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगा, क्या आ जाएगा? Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा इस वाले K को, जो यहाँ पे K आया हुआ है, इस वाले K को बोला जाता है परावैद्युतांक। क्या बोलते हैं? माध्यम का परावैद्युतांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? K को बोलते हैं माध्यम का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक बोलते हैं, अर्थात डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माध्यम का परावैद्युतांक, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, इस परावैद्युतांक का जो मान होता है वायु के लिए के, किसके लिए? के कौन सी चीज है? परावैद्युतांक है, माध्यम का परावैद्युतांक। अगर वहां पे बीच में वायु है, वायु के लिए के का जो मान होता है वो 1 होता है। कभी कभी बहुविकल्पी में पूछा जाता है कि हाँ, स्थिर वैद्युत बल में अगर स्थिर वैद्युत बल निर्वात के बीच रखा हुआ है तो के का मान कितना होगा, अर्थात परावैद्युतांक का जो मान है वो कितना होगा? 1 होगा। अन्य सभी माध्यम के लिए के का मान, अन्य सभी माध्यम के लिए, अन्य सभी माध्यम के लिए कितना हो जाएगा? वो 1 से अधिक होगा। कितना होगा? 1 से अधिक, 1 से अधिक होगा। बिल्कुल ध्यान देने वाली चीज है, ए टू जेड डीपली पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। के क्या है? वायु के लिए 1 लोगे, और के अगर वायु को छोड़ करके बाकी कुछ भी हो, वायु को छोड़ करके बाकी कुछ भी हो, जल, पानी, कुछ मतलब कागज, आवरक, कार्बन डाइऑक्साइड, दुनियादारी कुछ भी आ जाए उसके और इसके बीच में, तो के का मान हमेशा 1 से ज्यादा ही आएगा। क्या आएगा? 1 से ज्यादा आएगा। लेकिन ये है कि अगर Q1 और Q2 धातु के बीच में रखा जाए, धातु के लिए, किसके लिए? धातुओं के लिए, अगर इसके बीच में कोई धातु वाला माध्यम भर दिया जाए तो फिर उसके लिए के का मान अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धातु के लिए, धातु के लिए, धातु के लिए क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, अनंत, ठीक है। धातु के लिए क्या हो जाएगा? अनंत। तो धातु के लिए हो गया, अनंत हो गया, ठीक है। इस चीज को समझ गए, इसको आप नोट करिए। या इसी चीज को क्या बोलते हैं? माध्यम का परावैद्युतांक भी बोलते हैं, इसी को आपेक्षिक वैद्युतशीलता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आपेक्षिक वैद्युतशीलता। तो इसको आप नोट करिए। अब आगे हम समझेंगे एप्सिलॉन नॉट की विमीय सूत्र एवं मात्रक, एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र एवं मात्रक। देखिए, एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। का मात्रक एवं विमा, विमा मतलब विमीय सूत्र होगा, ठीक है, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? एप्सिलॉन नॉट का मात्रक एवं विमीय सूत्र। अब एप्सिलॉन नॉट का मात्रक एवं विमीय सूत्र कहाँ से आएगा? तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, एक चीज समझ लेते हैं, इसको ना लिख करके हम क्या लिख देते हैं? फार्मूला ही लिख देते हैं। हम जानते हैं, क्या लिखोगे? हम जानते हैं। क्या जानते हैं भाई? हम जानते हैं ना, तो हम जानते हैं तो हम देखते हैं कि क्या जानते हैं। आइए हम देखते हैं कि हम क्या जानते हैं। हम क्या जानते हैं उसको देख लेते हैं। हम ये जानते हैं कि F बराबर जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपान में R स्क्वायर। हम ये जानते हैं कि नहीं? देखो यहाँ पे आया एप्सिलॉन नॉट की नहीं, अब यहाँ से हम एप्सिलॉन नॉट केवल निकालेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक नियतांक है, उसको छोड़ देंगे। एप्सिलॉन नॉट की गुणा आप इधर करा दीजिए, तो एप्सिलॉन नॉट को इधर लिख दीजिए, F को नीचे ले जाइए, तो Q1 हो जाएगा, Q2 हो जाएगा, नीचे R का स्क्वायर है, और ये वाला F भी तो यहीं आएगा बटे में। अभी बताए थे जो चीज गुणे में होती है बराबर के जब उस साइड में जाएगी तो वो बटे में जाएगी, जो चीज गुणे में होती है बराबर के उधर जाएगी तो बटे में जाएगी, जो चीज गुणे में होती है बराबर के उस साइड में जाएगी तो बटे में जाएगी। किस में जाएगी? बटे में जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं? अब यहाँ पे लिखते हैं इसका मात्रक। सबसे पहले क्या लिखेंगे? इसका मात्रक। देखिए Q1 आवेश का मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है, तो कूलाम को कैसे लिखते हैं? हम यहाँ पे हिंदी में लिख देते हैं, वहां पे हम उसमें नोटेशन में लिखे थे, तो यहाँ पे हम हिंदी में लिख देते हैं कूलाम। अब देखो कूलाम इंटू कूलाम 2 बार हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे क्या है? आर, आर क्या है? दूरी होती है, तो दूरी का मात्रक मीटर होता है,
ठीक है, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा इंटू एफ क्या है, बल होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, एसआई मात्रक न्यूटन होता है। इन तीनों को मिला करके लिखोगे सबको तो क्या हो जाएगा, कूलाम का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, कूलाम का स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर तो है ही है। ठीक है, मीटर स्क्वायर इंटू न्यूटन। इसी को अगर नोटेशन में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, इसी को अगर नोटेशन में लिखा जाए तो कूलाम को सी से लिखा जाता है, सी का स्क्वायर, मीटर को एम से लिखा जाता है, एम का स्क्वायर, और इसको एन। तो ये हो गया सी स्क्वायर एम स्क्वायर एन, ये हो गया हमारा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। ठीक है, अब हम इसकी विमा लिख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र क्या होगा उसको भी देख लेते हैं। विमीय सूत्र क्या होगा एप्सिलॉन नॉट का, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र लिखना है तो हमको सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा कि कूलाम जो होता है आवेश बराबर क्या होता है। तो आवेश का फॉर्मूला लिखे थे कि नहीं, कूलाम को, तो कूलाम बराबर होता क्या है, कूलाम बराबर एम्पियर इंटू सेकंड होता है। इससे पहले वाले वीडियो में खूब अच्छे से बताया है, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं हम जानते हैं तुम लोग ज्यादा लापरवाह नहीं करते हो। ठीक है, आवेश बराबर क्या होता है, आवेश बराबर होता है तुम्हारा धारा गुणे समय, धारा गुणे समय, यही तो होता है, आवेश बराबर धारा गुणे समय। तो धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, एम्पियर और इंटू समय, तो समय रहेगा ही, समय का मात्रक सेकंड होता है, समय समय नहीं रहेगा, मात्रक लिख रहे हो ना यहाँ पे सेकंड, क्या लिखा जाएगा सेकंड। एम्पियर का विमीय सूत्र क्या होता है, एम्पियर का विमीय सूत्र कैपिटल ए होता है, समय का विमीय सूत्र कैपिटल टी होता है। तो जो आवेश का विमीय सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल ए इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आवेश का विमीय सूत्र होता है कैपिटल ए इंटू कैपिटल टी का होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि दो बार है। फिर एम, एम का जो होता है मीटर होता है, मीटर का विमीय सूत्र कैपिटल एम होता है, उसका आप स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, फिर एन है, ठीक है, फिर क्या है एन। अब एन है तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, न्यूटन, न्यूटन का स्क्वायर क्या होता है, ये विमीय सूत्र है तो इसमें बड़े ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। अब न्यूटन का विमीय सूत्र जो होता है मतलब बल का विमीय सूत्र एम एल टी माइनस टू होता है। अब इसको सबको मिक्स करके ऊपर ले जाइए, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ m की पावर 2 है और यहाँ m की पावर 1 है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जब 3 को ऊपर ले जाओगे, ऑलरेडी नीचे प्लस में है, जब ऊपर ले जाओगे तो किसमें हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए l क्या है, 1 यहाँ पे है और केवल 1 है, तो आप ऊपर ले जाइए, केवल l की पावर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, l की पावर माइनस 1 एम एल, और सॉरी लंबाई का मात्रक कैपिटल एल होता है, गलती कर दिया यहाँ पे, एक मिस्टेक हो गई है। ठीक है, यहाँ पे गलती कर दिया, लंबाई का जो मात्रक होता है वो मीटर, मीटर मतलब मीटर का मात्रक जो होता है लंबाई का वो कैपिटल एल होता है। क्या होता है, कैपिटल एल। तो यहाँ पे कैपिटल एल आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर हो जाएगा, एल स्क्वायर यहाँ है और एल यहाँ है, तो एल क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एल क्यूब। उससे पहले हमको एम को ले जाना पड़ेगा ऊपर, तो एम को जब ऊपर ले जाओगे तो माइनस 1 हो जाएगा, एम के ऊपर कितना है, प्लस का 1 है, ऊपर गया माइनस 1 हो गया। एल का स्क्वायर है और एल की पावर 1 है, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, तो एल की पावर माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना है, टी की पावर माइनस 2 है और टी की पावर 2 है। जब ये वाला माइनस 2 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस के 2 ये वाले और प्लस के 2 ये वाले, तो हो जाएंगे प्लस के 4। इतनी चीज समझ में, आप फिर ए की पावर 1 है मतलब ए ऐसे लिखा जाएगा, तो ये हो गया इसका विमीय सूत्र। क्या होगा, ये इसका विमीय सूत्र हो गया। इस चीज का स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लोग क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिया करें। कोई भी बच्चा जो है, जब आप कमेंट करते हो तो हमें क्या होता है, हमें से मोटिवेशन मिलता है सिर्फ कि हाँ आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ जाए तो आप लोग एक प्यारा सा अपने मन की भावनाओं को जो है कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, ताकि मैं अगला वीडियो जब बनाऊँ तो उसको पढ़ करके उसमें क्या दिक्कत आई है, क्या समस्या, अगर कोई क्वेश्चन भी होता है आप लोगों का तो उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो। मैं उसको पढ़ करके उस अपनी कमियों को भी, जो हमको लोगों को लगता है कि कुछ कमियां हैं, वो कमियां भी लिख दिया करो, ताकि मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा तक अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दिया करो, ताकि उनका भी इससे भला हो सके। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, बस आप लोगों की यही गुरु दक्षिणा है। हम आप लोगों से बस यही चाहते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।